क्या सच में हालात अब जंग के किनारे तक पहुंच चुके हैं? जब फौजियों को खुली छूट मिल जाए तो दुश्मन की सांसें गिनती की रह जाती हैं, और जब देश का प्रधानमंत्री खुद हरी झंडी दिखा दे तो वो सिर्फ एक आदेश नहीं, इतिहास बदलने वाला फैसला बन जाता है। इन दिनों भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में इतनी गर्मी क्यों बढ़ गई है कि पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिक गई हैं? क्या भारत अब वो जवाब देने जा रहा है जो सालों से रोका जा रहा था? और अगर हाँ, तो इसका असर सिर्फ 2 देशों पर नहीं बल्कि पूरे एशिया पर पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो असली वजहें, वो खामोश तैयारियां और वो सच्चाई जो आपको टीवी चैनलों पर साफ साफ नहीं बताई जा रही। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में सामने आने वाली जानकारी आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से लेकर एलओसी तक जो खामोशी फैली हुई है, वह किसी साधारण शांति का संकेत नहीं लगती, बल्कि किसी बड़ी उथल पुथल के आने का इशारा दे रही है। इस सन्नाटे ने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हलचल मचा दी है। अब तक हम यही सुनते आ रहे थे कि सीमा पर फायरिंग हुई, जवाबी कार्रवाई हुई और मामला वहीं शांत हो गया। लेकिन इस बार जो कुछ हो रहा है वह बिल्कुल अलग और असामान्य है। इस बार भारत ने सिर्फ बचाव की रणनीति अपनाने के बजाय बिल्कुल नया रुख अपना लिया है। अब चर्चा इस बात की नहीं रह गई कि पाकिस्तान आगे क्या करेगा, बल्कि असली सवाल यह है कि भारत अपनी अगली चाल क्या चलेगा। सोचकर देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि भारतीय सेना अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रही, बल्कि दुश्मन के इलाके में लगभग 150 किलोमीटर अंदर तक पहुंचकर उनके पूरे नेटवर्क को ठप कर रही है, तो शायद यह किसी फिल्मी कहानी जैसा लगे। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गंभीर और चौंकाने वाली है। पिछले 72 घंटों के भीतर जो घटनाक्रम सामने आए हैं, उन्होंने पिछले कई दशकों से बने समीकरणों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। हम सिर्फ सतही खबरें नहीं दिखाएंगे, बल्कि उन छुपी हुई परतों को भी सामने लाएंगे जिनके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया खुलकर बात नहीं कर पा रहा है। ये वीडियो आपको समझाएगा कि कोई देश किस तरह अपनी सुरक्षा नीति को मौजूदा हालात के अनुसार पूरी तरह आक्रामक दिशा में मोड़ देता है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में पूरे जोश और गर्व के साथ जय हिंद या भारत माता की जय लिखना मत भूलिए। अब चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि आखिर सीमा पर सच में चल क्या रहा है। दोस्तों, पीओके से लेकर एलओसी तक की स्थिति अब वैसी नहीं रही जैसी आप पहले सोचते थे। अगर आप इसे पुराने नजरिए से देखेंगे तो आपको शायद सिर्फ धुआं और सन्नाटा दिखाई देगा, लेकिन अगर आप एक रणनीतिक सोच रखने वाले इंसान की तरह इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इसके पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा पैटर्न साफ नजर आएगा। भारतीय सेना अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रही, बल्कि पूरे खेल की दिशा ही बदलती हुई दिखाई दे रही है। पहले यह लग रहा था कि भारत सीमित दायरे में ही कार्रवाई कर रहा है, जैसे टिट फॉर टैट की नीति। उन्होंने गोली चलाई, हमने भी जवाब दे दिया। लेकिन अब हालात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुके हैं। अब जो हो रहा है वह सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि एक सुनियोजित श्रृंखला का हिस्सा है। भारत ने ऑपरेशंस की एक प्रॉपर सीरीज शुरू कर दी है और हर कदम इतनी सटीक स्ट्रेटजी के साथ उठाया जा रहा है कि दुश्मन को संभलने या जवाब देने का मौका तक नहीं मिल पा रहा। पिछले 72 घंटों पर अगर नजर डालें तो यह वक्त पाकिस्तानी सेना के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं रहा। भारत ने कई अहम सैन्य ठिकानों को निशाने पर लेकर उन्हें पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया है। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें सिर्फ हमारी जमीनी सेना ही नहीं, बल्कि इंडियन एयरफोर्स भी लगातार मोर्चे पर सक्रिय नजर आ रही है। थल सेना और वायु सेना के बीच का यह तालमेल साफ दिखाता है कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि यह कई महीनों की गुप्त योजना और तैयारी का परिणाम है। इसका नतीजा यह निकला है कि पीओके के अंदर लगभग 150 किलोमीटर तक, हाँ, बॉर्डर से करीब 150 किलोमीटर की गहराई तक पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियां लगभग ठहर सी गई हैं। वहां खामोशी जरूर है, लेकिन यह खामोशी शांति की नहीं, बल्कि डर और भ्रम की है। सूत्रों के अनुसार पिछले 48 से 72 घंटों के दौरान हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कई इलाकों में ब्लैक जैसी स्थिति बन गई है। और दोस्तों, ब्लैक का मतलब सिर्फ बिजली का जाना नहीं होता। सैन्य भाषा में इसका सीधा मतलब होता है कम्युनिकेशन ब्लैकआउट। पाकिस्तानी सेना की एक यूनिट दूसरी यूनिट से संपर्क तक नहीं कर पा रही है। उनके वायरलेस सिस्टम पूरी तरह जाम हो चुके हैं। रडार पर उन्हें सिर्फ नॉइज दिखाई दे रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत ने उनके सैन्य संचार तंत्र को लगभग पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। यह कदम साफ संकेत देता है कि इस बार भारत की कार्रवाई सिर्फ बॉर्डर शेलिंग तक सीमित नहीं रही है। जब किसी दुश्मन की आंखें और कान ही बंद कर दिए जाएं, तो इसका सीधा मतलब यही होता है कि या तो किसी बड़े अटैक की जमीन तैयार की जा रही है, या फिर दुश्मन को मानसिक तौर पर पूरी तरह तोड़ा जा रहा है। टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर और प्रिसीजन स्ट्राइक, ये तीनों मिलकर अब इस पूरे ऑपरेशन के अहम हिस्से बन चुके हैं। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसे सुनकर रक्षा विशेषज्ञ तक हैरान रह गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के उस बड़े ओनायल डिपो को निशाना बनाया है जो पीओके से करीब 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर एक तेल के डिपो पर हमला करना इतनी बड़ी बात क्यों मानी जा रही है? दोस्तों, इसे गहराई से समझिए। युद्ध या तनाव की किसी भी स्थिति में सेना सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं, बल्कि ईंधन के बल पर आगे बढ़ती है। ये कोई साधारण ईंधन केंद्र नहीं था, ये वह मुख्य बिंदु था
जहां से पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स, अपने भारी युद्धक टैंक्स और सेना की हजारों गाड़ियों के लिए ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करता था। यह सिर्फ एक स्टोरेज पॉइंट नहीं, बल्कि पूरी सैन्य सप्लाई चेन की रीढ़ माना जाता था। किसी भी सिस्टम में अगर केंद्र ही काम करना बंद कर दे तो बाकी ढांचा भी अपने आप कमजोर हो जाता है। अब उसी तरह की स्थिति वहां बनती दिखाई दे रही है। इसी नेटवर्क के जरिए न केवल सेना की गतिविधियां संचालित होती थीं, बल्कि उन ग्रुप्स की मूवमेंट और सपोर्ट लाइन भी चलती थी जो भारत में घुसपैठ की कोशिशों से जुड़े माने जाते रहे हैं। इस पूरे ढांचे की गहराई से जानकारी पहले से ही भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास मौजूद थी। बेहद सटीक कैलकुलेशन और पिन पॉइंट प्लानिंग के साथ यह तय किया गया कि अगर इस एक मुख्य नब को निष्क्रिय कर दिया जाए तो पूरा सिस्टम स्वतः ही पंगु हो सकता है। और यही वजह रही कि सबसे पहले उसी कड़ी पर फोकस किया गया। जैसे ही यह खबर बाहर आई कि सीमा से काफी अंदर एक बड़ा हमला हुआ है, पाकिस्तान के भीतर घबराहट का माहौल बन गया। वहां की संसद से लेकर सैन्य मुख्यालय तक हलचल साफ देखी गई। चिंता सिर्फ इसलिए नहीं थी कि एक डिपो खत्म हुआ, बल्कि इसलिए थी क्योंकि इससे यह संकेत मिला कि अब भारत की पहुंच और क्षमता उनकी पुरानी सोच से कहीं आगे निकल चुकी है। इसी दौरान समुद्र पार अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी स्थिति को गंभीरता से लेते हुए पाकिस्तान को सतर्क कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन ने रावलपिंडी को यह साफ तौर पर संकेत दिया है कि मौजूदा गतिविधियां सिर्फ शुरुआत हो सकती हैं और आने वाले समय में और बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। जब कोई वैश्विक महाशक्ति ऐसा अलर्ट देती है तो इसका सीधा मतलब होता है कि उनके सैटेलाइट्स और मॉनिटरिंग सिस्टम कुछ असामान्य हलचल दर्ज कर रहे हैं। अब मुद्दा सिर्फ अगला निशाना क्या होगा का नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बड़े सवाल में बदल चुका है कि भारत की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी आखिर किस दिशा में बढ़ रही है। क्या यह पीओके को लेकर किसी बड़े ब्लूप्रिंट का हिस्सा है? इतना तो साफ है कि इस बार की गतिविधियां केवल सीमा पर होने वाली रूटीन फायरिंग या जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं है। यह एक लंबी, गहरी और बेहद संगठित योजना का हिस्सा लग रही है। सच मानिए दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक दिशा की ओर इशारा कर रहा है। हम एक ऐसे दौर को सामने से बनते हुए देख रहे हैं जो आने वाले समय में इतिहास का हिस्सा बन सकता है। इस बार भारत ने सिर्फ एक सीमित प्रतिक्रिया नहीं दी है, बल्कि पूरी तैयारी और रणनीति के साथ एक ऐसा गेम शुरू किया है जिसका इंतजार देश दशकों से करता आ रहा था। इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत उन विशेष कमांडो यूनिट्स की तैनाती से जुड़ी बताई जा रही है, जिनका नाम सुनते ही दुश्मन के खेमे में बेचैनी फैल जाती है। पैरा एसएफ, मार्कोस और गरुड़। आपने इन नामों को शायद फिल्मों या डॉक्यूमेंट्री में सुना होगा, लेकिन असल दुनिया में ये भारत की सबसे घातक और प्रोफेशनल फोर्सेस में गिनी जाती है। पैरा एसएफ जमीन पर, मार्कोस पानी और दलदली इलाकों में और गरुड़ आसमान से ऑन ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षित होती है। यही भारत की एक बहुआयामी त्रिस्तरीय ताकत है। ये कोई सामान्य टुकड़ियां नहीं है, बल्कि वही यूनिट्स हैं जिन्हें केवल सबसे संवेदनशील और हाई रिस्क मिशन सौंपे जाते हैं। अगर ये एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं, तो इसका संकेत यही मिलता है कि इस बार मामला आधे मन का नहीं है। पीओके और एलओसी पर स्थिति अब सिर्फ निगरानी और चेतावनी तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि साफ तौर पर एक निर्णायक और सीरियस फेज में प्रवेश कर चुकी है। एक बेहद साफ और सुविचारित योजना के तहत अब हर कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी सिलसिले में उत्तरी सेक्टर में तैनात इंडियन आर्मी की 3rd कोर, 4th कोर और 14th कोर को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। खासकर 14th कोर, जिसे फायर एंड फ्यूरी कोर के नाम से भी जाना जाता है, उसका इस तरह सक्रिय होना इस बात का संकेत देता है कि भारत किसी भी स्तर की बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालात अब केवल निगरानी के नहीं रहे, बल्कि हर मूवमेंट को संभावित संघर्ष के नजरिए से देखा जा रहा है। दूसरी ओर भारतीय वायुसेना ने भी आसमान पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया है। उसके प्रमुख फाइटर बेड़े सुखोई AMKI, जो हवा में लंबी दूरी तक दुश्मन पर नजर रख सकता है, राफेल, जो अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सटीक मारक क्षमता के लिए जाना जाता है, मिराज, जिसने पहले भी ऑपरेशनों में अपनी भूमिका साबित की है, और स्वदेशी LCA तेजस, सभी को रेडी मोड में रखा गया है। रनवे पर गतिविधि तेज है, पायलट पूरी तरह तैयार स्थिति में हैं और रडार हर संभावित हलचल पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ये सभी संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि भारत केवल सामान्य गश्त या रूटीन पेट्रोलिंग नहीं कर रहा है, बल्कि किसी बहुत बड़े और निर्णायक कदम के लिए जमीन तैयार की जा रही है। और फिर वही हुआ जिसकी आशंका पहले ही जताई जा रही थी। भारत ने एक ऐसी रणनीतिक चाल चली जिसने पूरे समीकरण को ही बदल कर रख दिया। इसे आप एक प्रकार का सर्जिकल लेवल ऑपरेशन मान सकते हैं, लेकिन इसका दायरा और प्रभाव उससे कहीं अधिक बड़ा माना जा रहा है। इस बार निशाने पर कोई छोटा लॉन्चिंग पैड या मामूली ट्रेनिंग कैंप नहीं था। इस बार सीधा हमला पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील कड़ी, उसकी सप्लाई लाइन पर केंद्रित बताया जा रहा है। अब जरा उस प्रभाव की कल्पना कीजिए जब वह ओनाइल डिपो नष्ट हुआ होगा, जहां से उनकी सैन्य मशीनरी की बड़ी हिस्सेदारी को ऊर्जा मिलती थी।
बिना ईंधन के एक टैंक महज लोहे का ढांचा बन जाता है। बिना एविएशन फ्यूल के कोई भी फाइटर जेट, चाहे वह F-16 हो या JF-17, उड़ान भरने में असमर्थ हो जाता है। और जब ट्रकों व बख्तरबंद गाड़ियों के पास डीजल न हो तो किसी भी बड़े मूवमेंट की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत ने एक ही प्रभावशाली कदम के जरिए उनकी ऑन ऑपरेशनल मोबिलिटी को गंभीर रूप से सीमित कर दिया है। इसे ही आधुनिक युद्ध रणनीति कहा जाता है, जहां सीधे मोर्चे पर भिड़ने की जगह दुश्मन की क्षमता को पहले ही निष्क्रिय कर दिया जाता है। अब जब वह रिफ्यूलिंग सेंटर उपलब्ध नहीं रहा तो पाकिस्तान के सामने केवल एक ही विकल्प बचता है, दूर स्थित वैकल्पिक डिपो से तेल मंगवाना। इसका मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा लागत और सबसे महत्वपूर्ण बात, ज्यादा खतरा, क्योंकि जैसे ही उनके टैंकर खुले रास्तों पर निकलेंगे वे हर पल एक संभावित लक्ष्य बने रहेंगे। इस तरह वे एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां हर रास्ता उन्हें और ज्यादा कमजोर करता दिखाई दे रहा है। इसी बीच एक और अहम अपडेट सामने आया है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क से जोड़ दिया है। आपको याद होगा कि दिल्ली में हाल ही में कुछ संदिग्ध गतिविधियां सामने आई थीं। उन घटनाओं से जुड़े विस्फोटकों की फॉरेंसिक जांच में कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो कथित रूप से ISI और ISIS जैसे संगठनों के संभावित लिंक की ओर इशारा करते हैं। इससे यह साफ होता जा रहा है कि मामला अब सिर्फ कश्मीर या बॉर्डर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय खतरे की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। यही सबूत अब भारत के हाथ में एक मजबूत कूटनीतिक हथियार के रूप में भी देखे जा रहे हैं, जिनके जरिए वह वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति और अधिक सशक्त बना सकता है। अब भारत दुनिया के सामने यह साफ तौर पर रखने की स्थिति में है कि वह सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि एक बड़े वैश्विक खतरे को समय रहते रोकने की कोशिश कर रहा है। इसी सोच के साथ भारत ने अपनी रणनीति को एक तरफा नहीं रखा, बल्कि उसे 3 दिशाओं में फैलाया है। धरती पर सेना का मजबूत दबाव, आसमान में सटीक और तेज एयर एक्शन का खौफ और एक ऐसी अदृश्य दुनिया यानी साइबर स्पेस जहां दुश्मन की रीढ़ पर सीधा वार किया जा रहा है। भारत की साइबर यूनिट्स, जिन्हें अब दुनिया की सबसे एडवांस टीमों में गिना जाने लगा है, पाकिस्तान की कई अहम मिलिट्री कम्युनिकेशन लाइनों को ठप कर चुकी है। इसका सीधा असर यह हुआ कि उनकी यूनिट्स आपस में संपर्क तक नहीं कर पा रही हैं। जरा सोचिए, एक कमांडर अपने जवानों को निर्देश देना चाहे, लेकिन नेटवर्क ही बंद हो तो आदेश, रणनीति और प्रतिक्रिया सब कुछ हवा में लटक जाता है। इसी भ्रम और अव्यवस्था के बीच भारत ने अपना अगला दांव खेला। कमांडो दस्तों, ड्रोन टेक्नोलॉजी और गाइडेड मिसाइलों के घातक तालमेल से LOC के आसपास मौजूद पूरे 17 लॉन्चिंग पैड्स को एक साथ तबाह कर दिया गया। यह आंकड़ा मामूली नहीं है। यही वे ठिकाने थे जहां से सैकड़ों आतंकी सीमा पार करने के लिए तैयार थे, लेकिन सीमा छूने से पहले ही उनका खेल वहीं खत्म हो गया। इसका असर अब POK के स्थानीय इलाकों में भी देखा जा सकता है, जहां भय और बेचैनी का माहौल साफ नजर आ रहा है। वहीं पाकिस्तान की सेना, जो कुछ समय पहले तक ऊंचे ऊंचे दावे कर रही थी, अब यह समझ चुकी है कि इस बार भारत पीछे हटने के मूड में नहीं है और यह पूरा अभियान किसी अंत की कहानी नहीं, बल्कि बस एक शुरुआत है। दोस्तों, भले ही जमीन और आसमान में चल रही कार्रवाइयां ज्यादा दिखाई दे रही हों और सुर्खियों में आर्मी ऑफ एयर फोर्स का नाम आ रहा हो, लेकिन इंडियन नेवी भी चुपचाप बिना शोर किए इस पूरे मिशन में अपनी जबरदस्त भूमिका निभा रही है। समंदर में जो रणनीतिक खेल चल रहा है वह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए काफी है। अरब सागर में तैनात INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे विशाल एयरक्राफ्ट कैरियरों ने पाकिस्तान के समुद्री रास्तों पर लगभग पूरी तरह से नजर और नियंत्रण स्थापित कर लिया है। समुद्री घेराबंदी का मतलब सिर्फ जहाज रोकना नहीं, बल्कि हर सप्लाई लाइन, हर मूवमेंट और हर संभावित खतरे पर नजर रखना है। अब चाहे पाकिस्तान बाहर से हथियार मंगाने की कोशिश करे या अपनी पनडुब्बियों को आगे बढ़ाना चाहे, भारत की निगरानी हर लहर के साथ बनी हुई है। कराची बंदरगाह से निकलने वाला लगभग हर जहाज भारत के रडार सिस्टम की पकड़ में है। यानी यह अभियान सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है। भारत ने जमीन, आकाश और समुद्र तीनों स्तरों पर एक ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार कर दिया है जिसे तोड़ पाना दुश्मन के लिए लगभग नामुमकिन है। यह साफ संदेश है कि इस बार भारत सिर्फ जवाब देने की रणनीति पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम और समीकरण को बदलने के इरादे से आगे बढ़ रहा है। जिस यथास्थिति यानी स्टेटस क्वो को सालों से बनाए रखने की कोशिशें होती रहीं, इस बार भारत ने उसे तोड़ने का मन बना लिया है। इसी दौरान भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और ग्राउंड पर काम कर रही इंटेलिजेंस यूनिट से एक बेहद अहम रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया कि POK के कई मासूम गांवों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर वहां आतंकियों के लॉन्च पैड तैयार किए गए थे। ये पाकिस्तान की पुरानी और घिनौनी रणनीति रही है, आम नागरिकों के बीच छिपकर आतंक फैलाना। इन इलाकों से ही घुसपैठ की साजिशें, हमलों की प्लानिंग और हथियारों की सप्लाई लगातार की जा रही थी। भारत के सामने असली चुनौती यह थी कि बिना निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाए
इन आतंकवादी कैंसर जैसी संरचनाओं को जड़ से कैसे खत्म किया जाए। इसलिए इस बार केवल कुछ ठिकाने उड़ाने की बजाय पूरे ऑन पैरेटिंग और कंट्रोल नेटवर्क को तोड़ने का फैसला लिया गया। LOC के कुपवाड़ा, पुंछ, कैरन और राजौरी जैसे संवेदनशील सेक्टर जो पहले से ही तनावग्रस्त रहे हैं, वहां भारतीय सेना ने भारी आर्टिलरी का जबरदस्त इस्तेमाल शुरू कर दिया। फोर्स और वज्र जैसी शक्तिशाली तोपों की गूंज ने दुश्मन की हिम्मत को झकझोर कर रख दिया। जो पाकिस्तानी चौकियां ऊंचाई का फायदा उठाकर लगातार फायरिंग करती थीं, वे कुछ ही पलों में मलबे के ढेर में बदल गईं। पाकिस्तान ने अपनी खोती साख बचाने के लिए जवाब देने की कोशिश जरूर की, क्योंकि बात अब उनकी इज्जत पर आ गई थी। लेकिन इस बार भारत की रणनीति पूरी तरह बदली हुई थी। अब हम उनकी गोली का इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि हर मूव को पहले से भांप कर पॉइंट टू पॉइंट सटीक और सुनियोजित तरीके से जवाब दिया जा रहा था। यह सामान्य फायरिंग नहीं, बल्कि एक स्क्रिप्टेड और स्ट्रेटेजिक टेकओवर था। इसी पूरे ऑपरेशन के दौरान एक ऐसा पल आया जो आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। भारतीय पर्वतीय ब्रिगेड, जिसे दुनिया की सबसे कुशल हाई एल्टीट्यूड फाइटिंग यूनिट्स में गिना जाता है, उसने घने अंधेरे की आड़ में PO के 3 अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानों पर साइलेंट इन्फिल्ट्रेशन किया, जिनके कोडनेम तमा, जावा और मंदिर थे। साइलेंट इन्फिल्ट्रेशन यानी बिना गोली चलाए, बिना किसी अलार्म या हलचल के दुश्मन की नाक के ठीक नीचे पहुंच जाना, और महज 1.5 घंटे के भीतर वहां भारतीय तिरंगा लहरा चुका था। यही वे ऊंची चोटियां थीं जहां से पाकिस्तान हमारे इलाकों पर निगरानी रखता था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। अब हम ऊपर थे और वे नीचे। यहीं से पूरा समीकरण पाकिस्तान के लिए उलझता चला गया, क्योंकि जंग में ऊंचाई और नियंत्रण उसी के पास होता है जो ऊपर बैठा होता है। लेकिन भारत ने अपनी ताकत सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं रखी। ये दौर टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस का है, और इसी मोर्चे पर भी भारत ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। सैटेलाइट और नाइट विजन सर्विलांस के जरिए दुश्मन की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। अब अंधेरे का फायदा उठाकर कोई भी मूवमेंट छिपी नहीं रह सकती थी। RAW और ISRO के थर्मल सैटेलाइट इमेजेस, जो गर्मी के स्रोतों को भी पहचान लेते हैं, उनके माध्यम से एक और अहम जानकारी सामने आई। पता चला कि पाकिस्तान आतंकियों को आगे बढ़ाने और छिपकर मूवमेंट कराने के लिए गुप्त रास्तों और अंडरग्राउंड टनल्स यानी सुरंगों का इस्तेमाल कर रहा था। ये नेटवर्क किसी पुराने युद्ध की याद दिलाने वाले थे, लेकिन भारत के पास इनसे निपटने की भी पूरी तैयारी थी। जैसे ही यह जानकारी पूरी तरह से कंफर्म हुई, इन सभी रास्तों, बंकरों और टनल सिस्टम पर ड्रोन स्ट्राइक शुरू कर दी गई, जिससे उनका पूरा नेटवर्क तहस नहस हो गया। टनल के ठीक मुहाने पर हुए सटीक और तीखे धमाकों का सीधा मतलब यह था कि अब पाकिस्तान के पास न कोई सुरक्षित रास्ता बचा है, न ही कोई भरोसेमंद ठिकाना। हालात अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां उसके पास भागने तक की गुंजाइश नहीं रह गई है। इसी के साथ समंदर में लागू किया गया इंडियन नेवी का स्ट्रेटेजिक लॉकडाउन अब अपना असली असर दिखाने लगा है, क्योंकि समुद्री रास्तों के बंद होते ही पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी सैन्य सप्लाई, जरूरी स्पेयर पार्ट्स और गोला बारूद अब न देश से बाहर भेजा जा सकता है और न ही अंदर मंगाया जा सकता है। एक तरह से देखा जाए तो उसकी पूरी सप्लाई चेन की सांस घोंट दी गई है। अब पाकिस्तान को भी यह बात साफ तौर पर समझ में आने लगी है कि भारत सिर्फ बॉर्डर की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि आतंकवाद के पूरे नेटवर्क और उसकी सप्लाई मशीनरी को ही खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है। बात बिल्कुल साफ है, जब फैक्ट्री ही बंद कर दी जाएगी तो प्रोडक्ट अपने आप बनना बंद हो जाएगा। भारत उसी सिद्धांत को रणनीति की तरह अपनाकर आगे बढ़ रहा है। अपनी बौखलाहट और हताशा में पाकिस्तान अब ड्रोन के जरिए हमलों की नाकाम कोशिशें करने लगा है। छोटे छोटे ड्रोन के माध्यम से हथियारों या मादक पदार्थों की तस्करी करने की वह हर संभव चाल चल रहा है। लेकिन भारत की अत्याधुनिक एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत और सटीक है कि अब तक उसका एक भी प्रयास सफल नहीं हो पाया है। सीधे शब्दों में कहें तो इस समय हवा भी लॉक, जमीन भी लॉक और समुद्र पूरी तरह सील की स्थिति में है। अब यह खेल सिर्फ जवाबी कार्रवाई का नहीं, बल्कि अंतिम नतीजे का बन चुका है, और इस बार भारत पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान की हताशा का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उसने टेक्नोलॉजी के सहारे भारत को चकमा देने की योजना बनाई। उसने सोचा कि देर रात जब सब कुछ शांत होता है, वह जम्मू कश्मीर और POK के इलाकों में अपने हाईटेक ड्रोन भेजकर भारतीय मूवमेंट पर नजर रख पाएगा। कई संवेदनशील सेक्टरों में उसने अपने स्टेल्थ ड्रोन उड़ाने की कोशिश भी की। स्टेल्थ ड्रोन यानी ऐसे ड्रोन जो सामान्य रडार पर आसानी से दिखाई नहीं देते, जो ऊंचाई पर बिना किसी आवाज के उड़ान भरते हैं और जिनमें लगे थर्मल कैमरे रात के गहरे अंधेरे में भी दिन जैसी साफ तस्वीरें और वीडियो कैप्चर करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान चारों ओर से घिर चुका है। एक ऐसा रणनीतिक चक्रव्यूह तैयार हो चुका है जिसे तोड़ पाना उसके बस की बात नहीं रही। जमीन, हवा और समुद्र, तीनों मोर्चों पर भारत पहले ही बेहद मजबूत स्थिति में आ चुका है।
मगर मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। अब एक नया फ्रंट भी खुल चुका है, अफगानिस्तान वाला। दुश्मन का दुश्मन ही दोस्त होता है, ये कहावत जियोपॉलिटिक्स में बिल्कुल सटीक बैठती है। हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए थे। दोनों देशों के बीच हुई बातचीत और बने नए समीकरणों ने पाकिस्तान की बची खुची उम्मीदों को भी झकझोर कर रख दिया है। तालिबान, जिसे कभी पाकिस्तान का करीबी माना जाता था, आज उसी के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। यहाँ तक कि तालिबान की ओर से पाकिस्तान के कुछ बॉर्डर पोस्ट्स पर हमले भी किए गए हैं और ड्यूरेंट लाइन पर तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। संकेत बिल्कुल साफ हैं। अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के लिए कोई सुरक्षित कॉरिडोर बनने वाला नहीं है। उसके लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं। जरा नक्शे पर नजर डालिए। उत्तर में भारत का आक्रामक रुख, पश्चिम में अफगानिस्तान की गोलियों की गूंज और दक्षिण में समंदर में भारतीय नौसेना का सख्त पहरा। हर दिशा से शिकंजा कसता जा रहा है और इस बार बचने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आज की स्थिति में पाकिस्तान सचमुच एक ऐसे देश की तरह दिखाई दे रहा है जो चारों तरफ से घिर चुका है और जिसके पास अब फैसलों के लिए भी बहुत कम रास्ते बचे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अब भारत की अगली चाल क्या होगी। लेकिन यह लड़ाई अब सिर्फ बारूद और गोलियों तक सिमटी नहीं है। इस बार मैदान में उतरी है 5th जनरेशन वॉरफेयर, जहां गोलियों से ज्यादा ताकत दिमाग, डेटा और टेक्नोलॉजी के पास है। मतलब अब टकराव सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी जारी है। भारत इस वक्त सीधे इंसानी नुकसान का रास्ता नहीं अपना रहा, बल्कि वह पाकिस्तान के पूरे कम्युनिकेशन और कमांड सिस्टम को निशाना बना रहा है। साइबर स्पेस में लगातार ऐसी कार्रवाई की जा रही है जिससे उनके कंट्रोल रूम, नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम धीरे धीरे बेअसर होते जा रहे हैं। इसका मकसद किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि उनकी क्षमता को खत्म करना है। क्योंकि जिस पल उनकी कम्युनिकेशन लाइन टूटेगी, उसी पल एक जनरल भी अपने सिपाही तक आदेश नहीं पहुंचा पाएगा। और जब आदेश नहीं पहुंचेंगे तो पूरी सैन्य मशीनरी बिखर जाएगी। यही वह अहम मोड़ होगा जहां से पीओके में भारत की प्रशासनिक एंट्री बिना खून बहाए भी संभव बन सकती है। सिस्टम पर कब्जा बिना हथियार उठाए, यही असली चाणक्य की नीति है। इसी रणनीति के तहत अब पीओके के कई संवेदनशील इलाकों में भारत ने अपने स्वार्म ड्रोन एक्टिव कर दिए हैं, यानी सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन जो एक झुंड की तरह एक साथ उड़ते हैं, एक साथ निगरानी करते हैं और जरूरत पड़ने पर एक साथ एक्शन भी ले सकते हैं। हर छोटी बड़ी हलचल पर नजर रखी जा रही है। किसी इलाके में अगर एक पत्ता भी खिसकता है तो उसकी जानकारी तुरंत भारतीय कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि डर और भ्रम के माहौल में पाकिस्तान ने कई अहम सैन्य ठिकानों को रातों रात खाली करना शुरू कर दिया है। जहां कभी भारी पहरा, गाड़ियां और सैनिकों की चहल पहल हुआ करती थी, आज वहां सिर्फ खामोशी बाकी रह गई है। भारत की सैटेलाइट और सर्विलांस सिस्टम की पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी है कि पाकिस्तान की हर गतिविधि, हर मूवमेंट रिकॉर्ड की जा रही है। यही कारण है कि अब दुनिया के कई बड़े रक्षा विशेषज्ञ खुलकर इस पर बात करने लगे हैं। विदेशी मीडिया में भी यह चर्चा तेज हो चुकी है कि अगर भारत इसी दिशा और रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब पीओके का प्रशासनिक नियंत्रण उसके हाथों में आता दिखाई देगा। पूरी दुनिया इस बदलाव को अपनी आंखों से देखेगी, सीमाएं बदलेंगी और इतिहास की किताबों में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। ये पूरा घटनाक्रम हमें यह भी दिखाता है कि जब एक राष्ट्र अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को सबसे ऊपर रखता है तो उसकी ताकत किस स्तर तक पहुंच सकती है। ये वही नया भारत है जो किसी को उकसाता नहीं, लेकिन अगर कोई उकसाने की गलती करे तो फिर जवाब भी इतना मजबूत देता है कि उसे भुला पाना मुश्किल हो जाता है। अब असली सवाल आपसे है और यह बेहद अहम सवाल है। आपके मुताबिक इस बार यह कहानी सिर्फ एक चेतावनी देकर ही खत्म हो जाएगी, या फिर जो दशकों पुराना सपना रहा है, यानी पीओके का भारत में विलय, क्या वह सपना अब हकीकत बनते हुए दिखाई देगा? क्या हम अपनी आंखों से अखंड भारत की एक और तस्वीर उभरते हुए देखेंगे? क्या अब आर पार की लड़ाई जरूरी है या फिर कूटनीति और रणनीति के जरिए ही यह मिशन पूरा किया जाना चाहिए? इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, यही थी आज की बड़ी खबर, वह कहानी जो सरहद के उस पार लिखी जा रही है। लेकिन यह स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि ऊपर बताए गए कई दावे, गतिविधियां और रणनीतिक घटनाक्रम फिलहाल अनधिकृत रिपोर्ट्स, विश्लेषणों और सोशल मीडिया जैसे गैर सरकारी स्रोतों पर आधारित हैं। इनकी भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार, भारतीय सशस्त्र बल, इंडियन नेवी या किसी भी मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पीओके, ड्रोन तैनाती, साइबर अटैक, रणनीतिक घेराबंदी, अफगानिस्तान तालिबान समीकरण और किसी भी प्रकार के सैन्य या प्रशासनिक नियंत्रण परिवर्तन से जुड़ी खबरें इस समय केवल कयास, रणनीतिक अनुमान और मीडिया चर्चाओं में ही मौजूद हैं। जब तक किसी भी आधिकारिक प्रवक्ता या प्रमाणित सरकारी स्रोत द्वारा इनकी पुष्टि नहीं की जाती, इन्हें अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। इसलिए दर्शकों और पाठकों से निवेदन है कि वे किसी भी सूचना को तथ्य मानने से पहले आधिकारिक घोषणाओं और प्रमाणित स्रोतों का इंतजार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस जानकारी से अवगत हों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आप तक सीधे पहुंचें। जैसे ही सब्सक्राइब बटन दबाएं,
साथ में घंटी भी दबाना न भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस न करें। धन्यवाद और जय हिंद।